तो हमने सुना था कि हिस्ट्री बोरिंग होता है, परंतु अभी तक जितना भी हमने हिस्ट्री पढ़ा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें हिस्ट्री बहुत बोरिंग नहीं लग रही थी। परंतु आज हम लोग जो देखने वाले हैं, उसमें हम लोग को हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग लगेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई कहानी नहीं है, यहाँ पर याद करने वाली चीज़ें हैं। तो फिर से वही 10 मिनट के अंदर-अंदर मैं कोशिश करूँगा, 10 से 15 मिनट के अंदर-अंदर कि जो भी चीज़ें हैं, उसको हम लोग एक बार देख लें कि कैसी हैं। बाकी आज का थोड़ा बोरिंग रहेगा, बट कोशिश करूँगा कि थोड़ा मज़ेदार हो पाए। आज हम लोग मौर्यकालीन की जो आर्थिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं वहाँ का प्रशासन कैसा था। अब अभी की बात करें तो अभी मोदी जी से हैं, तो मोदी जी प्रशासन निकालते हैं, नियम वगैरह निकालते हैं, तो वो सब वहाँ पर कैसा था, उसी को देखने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर अगर बात करें तो केंद्रीय प्रशासन, शासन के अगर केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो शासन का सर्वोच्च शिखर पर सम्राट था। शासन के सर्वोच्च शिखर पर सम्राट था, और सम्राट का नाम, पहला सम्राट का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आए बिंदुसार, फिर आए अशोक। उसके बाद हम देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री परिषद भी यहाँ पर होता है, और उसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकारी लोग होते हैं, या फिर अभी की भाषा में तो अधिकारी, उस समय हम कह सकते हैं सदस्य होते हैं। तो इसके अंतर्गत कुछ सदस्य शामिल रहते हैं, और उन सदस्यों में हम देखते हैं कि 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष शामिल होते हैं। लो भैया, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसा लिखा था, तो वहीं से पता चला कि 18 तीर्थ 27 अध्यक्ष ऐसा कुछ था। इसके प्रमुख पदाधिकारी का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। एक होते थे समाहर्ता, जो कि होते थे वित्त विभाग के अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष यानी कि कृषि विभाग के अध्यक्ष, जैसे अभी होता है ना कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, तो उस समय यहाँ पर भी कहानी होता था। सन्निधाता, शाही कोषाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, जो कि शाही टकसाल, पैसे को जो बनाने वाला होता है, उसमें उसके अध्यक्ष। आगे बात करें, गणिकाध्यक्ष, वेश्यावृत्ति विभाग के अध्यक्ष होते थे। अभी तो हम लोग के भारत में तो वेश्याध्यक्ष नहीं होते हैं। अगर कोई होते हैं वेश्याध्यक्ष, आप किसी नेता को वेश्याध्यक्ष बनाना चाहते हो तो किसको बनाते, कमेंट करके बताओ, है ना। चलो भाई, प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो कुल 5 प्रांत थे उस समय। प्रांत मतलब छोटे, है ना, नगर थोड़े बड़े विकास होने वाले, जिसमें विकास हो गया हो, नगर कहते हैं। प्रांत मतलब नगर थोड़े नीचे। तो 5 प्रांत हम लोग देखते हैं। उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। कलिंग, उत्तरी कलिंग की जौगढ़ थी राजधानी, और साउथ यानी कि दक्षिणी कलिंग की राजधानी थी तोशली। अवंती की राजधानी उज्जैन थी, और एक प्रांत था प्राच्य देश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन 5 प्रांतों को देखा, इसकी राजधानी को देखा। अगर आपसे कोई पूछे कि तक्षशिला की राजधानी क्या थी, तो आप कहोगे, अरे सॉरी, तक्षशिला किसकी राजधानी थी, तो आप कहोगे उत्तर में थी ना, तो उत्तरापथ। दक्षिण में सुवर्णगिरी। कलिंग कहाँ था, इधर आंध्र प्रदेश क्षेत्र में। तो जौगढ़ और तोशली याद रखना है। अवंती तो उज्जैन आपको याद ही रहेगा, मध्य प्रदेश समझ सकते हो, है ना। पाटलिपुत्र पटना को कहते थे। इस प्रशासन में हम लोग देखते हैं कि 5 प्रांत थे, और इसकी राजधानियां ये हैं। आगे बढ़े, नगर पालिका प्रशासन की बात करें तो अब नगर है, तो नगर के पालन करने के लिए नगर पालिका प्रशासन होता है। तो उस नगर पालिका प्रशासन में हम लोग देखते हैं कि इसका उल्लेख हम लोग को मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। इंडिका हमने देखा था ना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से उठा के लेके आए थे जो है। इस प्रशासन में कुल समितियां कितनी थी, तो 6 समितियां थी, जिसमें 5-5 सदस्य थे। टोटल 30 हो गए, ठीक है। कितनी? 6 समितियां, 5 सदस्य प्रत्येक में, और टोटल हो गए 30 सदस्य इस समिति के, इस प्रशासन में। सैन्य प्रशासन की बात करें तो आप देखो, नगर पालिका देखा, प्रांतीय देखा, केंद्रीय देखा। अब सैन्य देखेंगे, न्यायालय और गुप्तचर देखेंगे कि गुप्तचर प्रशासन कैसा था। सैन्य प्रशासन की बात करें तो
चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं, अच्छा एक आदमी थे जिनका नाम था जस्टिन बेबर, नहीं नहीं जस्टिन बेबर मत लगा देना। जस्टिन भैया जो थे वो चंद्रगुप्त के जो सेना है उसको कहते हैं डाकुओं का गिरोह, क्योंकि लगभग 5 लाख, बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा देश था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। 5 लाख का सेना बल, जिसमें पैदल सेना, हस्ती सेना, हाथी सेना, अश्व सेना, घोड़ा सेना, नौ सेना, धनुर्धर सेना, बहुत सारे लोग शामिल थे। तो सैन्य प्रशासन हम ये कह सकते हैं कि 5 लाख का था उस समय। आपके पूछेगा नगरीय व्यवस्था कैसी थी, तो हम कह सकते हैं नगरीय व्यवस्था अच्छी थी। और इसमें हम लोग देखते हैं कि 6 समितियां थी और प्रत्येक के 5 सदस्य थे, बस यही इसमें नगर में है। केंद्र की बात करें तो हमने देखा ना, केंद्रीय मंत्री परिषद उस समय हुआ करता था। आगे बात करें सैन्य प्रशासन की, तो सैन्य प्रशासन में हमने देखा कि 5 लाख सैनिक। न्यायालय प्रशासन की बात करें तो अभी जैसे दीवानी और फौजदारी है, सेम ऐसे यहाँ पर भी दीवानी फौजदारी था। धन संपत्ति मामले के लिए दीवानी, और मार फाड़ चीड़ फाड़ के लिए कोई कत्ल वत्ल करे तो फौजदारी अदालत। उस समय दीवानी अदालत को कहते थे धर्म स्थलीय न्यायालय, और इसको कहते थे कंटक शोधन। धर्म स्थलीय और कंटक शोधन। न्यायालय। गुप्तचर प्रशासन की बात करें तो 2 थे। एक तो थे जो कि एक ही स्थान पर रहकर काम करते थे। तो एक ही स्थान पर रहेंगे तो उसको आप क्या कहोगे, किसी एक संस्था के लिए काम कर रहे हैं। और अगर कहीं घूम घूम के जो काम करता है उसको क्या कहोगे, संचार करके काम कर रहा है। तो एक तो होते थे संस्था गुप्तचर और एक होते थे संचार गुप्तचर। संस्था वाले किसी एक राज्य में गए, वहां गुप्तचरी कर रहे हैं, वहां की खुफिया खबरें निकाल निकाल के अपने राज्य में दे रहे हैं, और बस वहीं पर वो हैं। एक और गुप्तचर होते थे जो कि उस राज्य में रहेंगे, कभी उधर चले उधर चले गए, उधर चले गए, बस। तो अलग अलग राज्य में जाकर करते थे, तो उनको कर रहा था संचार गुप्तचर। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर जासूसी करते थे। सामाजिक दशा की बात करें तो हमने बताया ही था भैया, हड़प्पा सभ्यता और सातवाहन, इन 2 सभ्यताओं में ये सभ्यताएं मातृ सत्तात्मक थी, या फिर यूं कहें कि मातृ प्रधान थी। परंतु ये हमारा जो है ये पुरुष प्रधान है, पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक। महिलाओं की दशा यहाँ बहुत अच्छी थी। उपनयन संस्कार होता था उन लोग का। विवाह विच्छेद का अधिकार था, मतलब कि वो अपने से अपने पति को छोड़ सकती थी। आत्मनिर्भर थी, और हम ये भी पाते हैं कि सम्राट की अंगरक्षिका महिलाएं हुआ करती थी बहुत सारी। परंतु एक अपवाद ये भी देखने को मिलता है इस दौरान कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में महिलाओं का उल्लेख इस प्रकार किया जाता है कि महिलाओं को असूर्यपश्या यानी कि सूर्य का दर्शन नहीं करने वाली और अनिष्कासिनी यानी कि घर से बाहर नहीं निकलने वाली के तौर पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर एक अपवाद भी दिखता है, परंतु अगर सीधे से देखा जाए तो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति ठीक ही थी। आगे देखा जाए क्षुद्रों की दशा। क्षुद्र अगर अच्छे हैं, माने सबसे नीचा जो दल है वो अच्छा है, यानी कि पूरा राज्य खुश है। क्षुद्रों की बात की जाए, जो क्षुद्रों की दशा भी अच्छी थी उनको हर चीज का अधिकार प्राप्त था, कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि सबका, किसी प्रकार की रोक वगैरह नहीं थी। आर्थिक दशा की बात करें तो कृषि बहुत अच्छी थी। भूमि 2 प्रकार में विभाजित थी, कष्ट भूमि और अकृष्ट भूमि और कृष्ट भूमि। कृष्ट मतलब कि उर्वर भूमि, अकृष्ट यानी कि अनुर्वर भूमि। आगे देखें तो रुद्र दामन के जुड़ांगन अभिलेख में नगरों की सिंचाई की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। गेहूं जो चावल मुख्य फसलें थी। उद्योग में बात करें तो बर्तन बनाना, खाना, धातु शोधन, मूर्ति निर्माण, अलंकरण, भवन निर्माण, सब उद्योग था इन लोग का। व्यापार में बात करें तो 2 प्रकार का व्यापार, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक व्यापार जल और स्थल से होता था, यानी कि नदी और सड़क से होता था। बाह्य की बात करें तो सड़क और समुद्री मार्ग से होता था। बाह्य व्यापार के लिए इन लोग किसके साथ करते थे, मध्य एशिया, सीरिया, मिस्र, भूमध्य सागरीय देशों के साथ करते थे। आंतरिक व्यापार बात करें तो मुख्य तौर पर पाटलिपुत्र, काशी, उज्जैन, तक्षशिला के मध्य होता था। आयातित वस्तुएं, ये मंगाते क्या क्या थे, हमने शुरुआत में ही देखा था, हड़प्पा सभ्यता में देखा था आई थिंक कि
हड़प्पा सभ्यता के लोग मैसेडोनिया से बहुमूल्य पत्थर वगैरह मंगवाते हैं, तो ये लोग भी क्या है, बहुमूल्य पत्थर ये भी मंगवाते हैं। परंतु यहाँ पर ऐड क्या होता है, मीठी मदिरा और सूखे मेवे, औषधि, ये सब भी यहाँ पर ऐड हो जाता है। इसके बाद बात करें निर्यातित, यानी कि अपने घर से देते क्या क्या थे। हड़प्पा वाले क्या देते थे, कपास देते थे, ये भी क्या देते हैं, कपास देते हैं। हड़प्पा वाले भी हाथी के दांत की वस्तु देते थे, ये भी हाथी के दांत की वस्तु देते हैं। परंतु अब ये मसाले भी देना शुरू कर दिए हैं और अलंकरण सामग्री भी देना शुरू कर दिए हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है, भू व्यवस्था को हम लोग देखने वाले हैं, सॉरी भू राजस्व व्यवस्था या फिर कर व्यवस्था या फिर भू राजस्व कर को देखने वाले हैं। कुल उपज का 1/3 कर के रूप में देना पड़ता था। और रुमिनदेई अभिलेख के अंतर्गत हम लोग को देखने को मिलता है कि नेपाल की तराई क्षेत्र से प्राप्त, अच्छा ये जो अभिलेख है ये नेपाल की तराई क्षेत्र से प्राप्त है और इसी क्षेत्र में हुआ था जन्म बुद्ध का। तो रुमिनदेई अभिलेख जो है वो उसके अनुसार अशोक ने भू राजस्व कर 1/6 से 1/8 कर दिया था, मतलब कम कर दिया था। पहले 1/6 का मतलब क्या कि इतना हमारे पास है, ये हमारा उपज है, इसका 6 हिस्सा करो और उसका 1 2 3 4 5 6 हिस्सा करो और उसका 1 हिस्सा राजा को दे दो। ऐसा 1/8 का मतलब कि इसी का 8 हिस्सा करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक छोटा सा हिस्सा बचेगा ना, तो वो राजा को देना पड़ेगा, तो मतलब ज़्यादा हिस्सा आपके पास आ जाएगा। तो ये कहानी है। वृष्टिकर, आईएएस में क्वेश्चन है कि वृष्टिकर क्या था, तो यह बेगार कर था, एक तरीके से श्रमदान था। यानी कि बेगार कर मतलब कि वृष्टिकर यानी कि महीने के 1 दिन आपको काम करना पड़ेगा सरकार के लिए, या फिर सॉरी सरकार क्या, साम्राज्य के लिए, राज्य के लिए, है ना। तो होता था नहीं कि अपने क्लास में भी कोई गलत काम कर दो तो तुमको कुछ पनिशमेंट दिया जाता था कि तुम्हें श्रमदान करना पड़ेगा, तुम्हें झाड़ू लगाना पड़ेगा, ऐसा होता था। वही यहाँ पर भी होता था। आगे बात करें सेना भक्त कर भी देखा जाता है। अगर सेना युद्ध में जा रही है और उसको भूख प्यास लगा है तो उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका उत्तरदायित्व है कि वो उसको भोजन दें, उसको पैसा दें सेना को, है ना। तो एक प्रकार का ये भी कर था। ज़्यादातर लोग अन्न वगैरह देते थे सेना को। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। पतन का कारण क्या था, एक तो कमजोर उत्तराधिकारी, अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि हिंद यमनों का आक्रमण भी हो जाता है उसी समय, और दिक्कत। सम्राट अशोक जो है ना वो अहिंसा की राह पर चलते थे, इसलिए होता क्या है कि वो पशु बलि पर रोक लगा देते हैं, वो जीव हत्या पर रोक लगा देते हैं। तो ब्राह्मण तो बलि वली सब करते थे ना, तो ब्राह्मण लोग को इससे गुस्सा आहत पहुंचता है, गुस्सा होते हैं वो। अंत में अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या हो जाती है एक ब्राह्मण सेनापति के द्वारा, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और हो जाती है शुंग वंश की स्थापना। किसकी स्थापना होती है अंत में, मौर्य के बाद शुंग वंश की स्थापना हो जाती है ना। शुंग वंश की स्थापना हो जाती है और कहानी खत्म हो जाता है। ये था आज का बोरिंग सा क्लास। मजा आया तो लाइक करो दोस्तों, वैसे लाइक से मुझे मतलब नहीं है, गलती से बोल दिया। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत हमको याद क्या रखना है, हमको याद रखना है ये कि केंद्रीय मंत्री होते थे, 18 तीर्थ से 27 सदस्य थे, समाहर्ता, सन्निधाता, गणिकाध्यक्ष, वैश्यावृत्ति के विभाग, सीताध्यक्ष, कृषि विभाग के प्रमुख, लक्षणाध्यक्ष, सारी टकसाल। कुल 5 प्रांत थे, उत्तरापद, दक्षिणापद, कलिंग, अवंती, प्राच्य। नगर पालिका प्रशासन देखा जाए तो 6 समितियां हुआ करती थी, 5 सदस्य थे सब में। सैन्य प्रशासन की बात करें, जशिन कहते हैं कि ये डाकुओं का गिरोह है और 5 लाख सेना थी इनके पास। न्यायालय की बात करें तो धर्म स्थलीय न्यायालय और कंटक न्यायालय, 2 प्रकार के न्यायालय थे जिनको हम लोग दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय कहते हैं। आगे बढ़े, गुप्तचर प्रशासन की बात करें तो संस्था गुप्तचर और संचार गुप्तचर हम लोग देखते हैं। पितृसत्तात्मक यहाँ पर देश था, दशा था यहाँ पर। सामाजिक स्थिति की बात करें तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, इन लोग को अधिकार बहुत सारी चीज़ों का था। ये कुछ अभिलेख मतलब
अर्थशास्त्र में कुछ अपवाद मिलते हैं। खैर कोई बात नहीं। शूद्रों की बात करें तो बहुत अच्छी जगह शूद्रों की दशा बहुत अच्छी थी। कृषि की बात करें तो कृषि की दशा बहुत अच्छी थी। नहरों सिंचाई की व्यवस्था थी। गेहूँ जो चावल की व्यवस्था थी, मतलब मुख्य फसल देश है। उद्योग की बात करें तो धातु शोधन एक ध्यान रखना, मूर्ति निर्माण, भवन निर्माण, बर्तन निर्माण, ये सब कॉमन है, याद रखना है। आंतरिक और बाह्य व्यापार, आंतरिक व्यापार पाटलिपुत्र, काशी, उज्जैन, तक्षशिला के मध्य। बाह्य व्यापार मध्य एशिया, सीरिया, मिस्र, भूमध्य सागरीय देशों के मध्य। आयातित वस्तुएं कौन कौन सी थी? मदिरा, सूखे मेवे, औषधि, बहुमूल्य पत्थर, कपास। निर्यातित दिया जाता था, हाथी के दांत दिए जाते थे, मसाले दिए जाते थे, अलंकरण सामग्री दिया जाता था। कर व्यवस्था की बात करें तो कुल उपज का 1/3 देना पड़ता था। बाद में हम देखते हैं कि 1/6 हुआ, फिर 1/8 का कर देते हैं सम्राट अशोक आके। वृष्टि कर की बात करें तो ये बेगार कर था, इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। सेना भक्त कर की बात करें तो युद्ध की स्थिति में सैनिकों को क्षेत्रवासियों द्वारा दिया जाने वाला कर। मौर्य समाज के पतन का कारण है कमजोर उत्तराधिकारी, हिंद यवनों का आक्रमण, सम्राट अशोक ब्राह्मण के विरोधी थे, इसलिए भी एक कारण सही है। अंतिम शासक बृहदत्त होते हैं और इनकी हत्या होती है। ब्राह्मण सेनापति जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, पुष्य शुंग वंश की स्थापना करता है और कहानी खत्म हो जाती है पूरी।